नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस साप्ताहिक संस्करण में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं, जिनसे हम कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्तों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसकी एक समझ बना पाए। दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। मतदान प्रतिशत पहले की तुलना में कम रहा है। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक टीकाकार उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं और आगे का चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ेगा इस बारे में भी कई तरह की बातचीत चल रही है। किस तरह के मुद्दे आएंगे इस पर भी काफी चर्चा चल रही है। आनंद सर नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जो दूसरे चरण का मतदान है, क्या उसे हम पहले चरण की निरंतरता में देखें? कुछ ऐसी बातें हैं क्या जिन्हें हम सूत्रबद्ध रूप से कह सकते हैं कि ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं जो दूसरे चरण में सामने आ रही हैं? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? नमस्कार कमल जी, मैं बस एक सेकंड में ये जरा हेडफोन लगा लूं जिससे कि क्वालिटी ऑफ आवाज नहीं तो खराब होती है। मैं आपने कहा कि इसको निरंतरता इसलिए है कि जिस तरह का एक ठंडापन चुनाव के प्रति था, उस तरह का उत्साह नहीं था, वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। और खास करके जो हिंदी पट्टी में जहां हम लोग बैठे हुए हैं वहां पे उत्साह तो नहीं है। दूसरा ये भी है कि 2 चरण के चुनाव खत्म हो रहे हैं, मतलब हो चुके हैं, तीसरा चरण अब शुरू हो रहा है। और ये बहुत अजीब सी चीज है कि अभी तक बीजेपी ने अपना मुद्दा नहीं स्पष्ट कर पाए। कभी बीजेपी भाग रही है वही कांग्रेस के मुद्दों के इर्द गिर्द। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके उसी को रोज उसकी बुराई करती है, रोज चेंज कर रहे हैं बॉलर। तो वो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी ने जो मुद्दे उनके हिसाब से उन्होंने तय किए थे, राम मंदिर, वो नहीं काम कर रहा है, वो दूर दूर तक नहीं काम कर रहा है। फिर उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ मोदी जी की जो इमेज बनाई थी और सारे चुनाव को मोदी जी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, थे नहीं, उसका भी असर इस समय ऐसा लग रहा है कि वो पड़ नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से उसका उल्टा प्रभाव हो रहा है, क्योंकि जहां पे कहीं अच्छा कैंडिडेट भी है या स्टेट गवर्नमेंट से उस तरह की रुष्ट नहीं है जैसा लोगों को लगता था, वो एक समस्या भी अभी आ रही है। जैसे अब क्या हो गया है कि 102 सीट और 88 सीट इसमें चुनाव हो चुके हैं। 190 सीट में मोटे तौर पे चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी की डायरेक्ट, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की डायरेक्ट सेकेंड फेज में 54 सीटें थी और फर्स्ट फेज में 41 सीटें थी। तो अब 95 सीट, 95 सीट, जस्ट हाफ, मतलब अगर 190 का आप आधा करिए तो बीजेपी आधे पे खड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं 2019 के रेफरेंस को लेकर। अब अगर आप कहीं से भी किसी भी फेज में कहीं का भी बात करिए तो बीजेपी को उसमें नुकसान तो दोनों फेज में हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ये मैटर ऑफ आकलन हो सकता है, एस्टिमेशन हो सकता है, लेकिन नुकसान जबरदस्त है। मैं 2 बातें इसमें रेखांकित करना चाहूंगा। मैं अगर मुझे याद है 2-3-4 दिन पहले मैं कभी अभय भाई के साथ हम जब बात कर रहे थे तो हम लोगों को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के बीच में एकदम से 10 दिन का गैप क्यों है। क्योंकि वो कुछ बहुत लंबा गैप है। बाकी चरण के में कभी 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, लेकिन यहाँ 10 दिन है। जो मैं समझ पाया हूं अबे भाई, मैं आपके साथ शेयर कर लूं क्योंकि मैंने उस पर वो किया। ये जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है वहां पे कुल 95 सीट है और उन 95 सीट में बीजेपी के पास 72 सीटें हैं और एनडीए के पास 12 सीटें हैं। तो 95 में 84 का उनको मेंटेन करना है। और इसमें अगर आप देखिए तो मैं छत्तीसगढ़ में 7 में 6 पे वो काबिज हैं, गुजरात में 26 में 26, कर्नाटक में जो थर्ड फेज का चुनाव है वहां 14 में 14 है, मध्य प्रदेश में 9 में 9 है, महाराष्ट्र में 11 में 4 थे, यहाँ कम है, यूपी में 10 में 8 है। एक तरह से मेरे ख्याल में अग्नि परीक्षा है, क्योंकि थर्ड इसीलिए उन्होंने समय ज्यादा लिया है। उन्होंने 10 दिन का समय इसलिए लिया है कि ये 72 सीट बीजेपी की और 12 सीट एनडीए की। अब हो क्या गया है कि महाराष्ट्र में भी वो कहने को एनडीए है लेकिन वो डिफेंड तो करना पड़ रहा है बीजेपी को ही। और वही स्थिति यहाँ पे बिहार में भी हो गई है, क्योंकि बिहार में जैसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के वोटर जनता दल यू में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, वो जनता दल यू को वोट नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी को। अब नीतीश जी के वोटर इधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है,
पर ये सर्टेन है कि बीजेपी का वोटर अब जनता दल यू को वोट नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इन 2 फेजों में अगर हम लोग गिनती की भी बात करेंगे तो वो राज्यवार अगर टाइम रहेगा तो आगे बात कर लेंगे। नहीं तो इन पहले फेज में भी बीजेपी का नुकसान है, मतलब 41 सीटों में से कितनी कम होगी इसका एस्टिमेट किया जा सकता है। और दूसरे फेज में जहां पे उसकी 54 सीटें थी, 4 सीटें शिवसेना की थी और 4 सीटें जनता दल यू और एलजेपी की थी, मतलब 62 सीटें कुल एनडीए के खाते में थी। उस 54 सीट में भी बीजेपी का नुकसान सेकंड फेज में भी हो रहा है। वो भी अगर समय रहेगा तो हम लोग फेज वाइज भी उसकी बात कर लेंगे। लेकिन थर्ड फेज जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, जहां पे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनके लिए डू या डाई है। और जैसी चीजें आज खड़ी हुई हैं उसमें कोई बहुत रोजी पिक्चर आपको बीजेपी के लिए नहीं दिखाई दे रही है। कमल जी। अब सर, ये मैं आपसे पहले भी इस पर थोड़ी बातचीत करता रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों से बातचीत करता हूँ, प्रधानमंत्री तो सबसे शीर्ष पर हैं, उनके ट्वीट से हमें पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा विश्वास में है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है हमारे पक्ष में हो रहा है। तो क्या ऐसी संभावना भी है कि कई बार जो आमतौर पे सत्ता पक्ष की आलोचना करने वाले पत्रकार हैं या जो लोग हैं, वो थोड़ी असावधानी भी बरत सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हम देख रहे हैं जो हम देखना नहीं चाहते हैं? मतलब हम यही देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो इस तरह के विश्लेषण में हमें कुछ सावधानी रखकर क्या ये देखने की जरूरत भी है कि जो कम मतदान हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के फायदे में भी कुछ चीजें हो सकती हैं? किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस पूरे विश्लेषण में? कमल जी, आप जो चेतावनी दे रहे हैं उसका मुझे बहुत एहसास है, और मैं उस चेतावनी पर आपके कहने से पहले ही अमल करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको एक बिल्कुल प्रमाण देता हूं। कल भोपाल के अंदर एक बैठक हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बैठक थी। इस बैठक का नेतृत्व मध्य प्रदेश में भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया। आज भास्कर में डॉक्टर महेंद्र सिंह ने उस बैठक में जो कहा है उसको इन कोट इन्वर्टेड कॉमास में छापा है भास्कर में। महेंद्र सिंह ने उस बैठक में कहा कि रिकॉर्ड में जो चाहे दर्ज हो, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल तक झंडे, बैनर, बैज, टी शर्ट और दूसरी सामग्री पहुंची ही नहीं। ये 2 चरणों में भाजपा का जो चुनावी बंदोबस्त था, खुद मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिन 3-4 राज्यों में सर्वाधिक मजबूत संगठन है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उनमें मध्य प्रदेश एक है। मैं इसमें उत्तर प्रदेश को भी जोड़ लेता हूं। तो मध्य प्रदेश में भाजपा के जो पूरे प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनका कहना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ये भास्कर में आज, रिकॉर्ड में चाहे जो दर्ज हो, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल तक झंडे, बैनर, बैज, टी शर्ट और दूसरी सामग्री पहुंची ही नहीं। ये एक 7 कॉलम की खबर है भास्कर में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो पेज होता है उस पर प्रकाशित हुई है, पेज नंबर 11 पे छपी है। उसका शीर्षक सुनिए आप, लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में हुए कम मतदान से भाजपा संगठन चिंतित, अब नए सिरे से बनाई प्लानिंग। दूसरा हेडिंग, 2 माह से 370 नेताओं की टीम लगी है, फिर भी बस्तियों में न झंडे पहुंचे, न पीएम की सभा से पहले टी शर्ट पहुंची, अब हर व्यवस्था की होगी क्रॉस चेकिंग। ये भाजपा के संगठन की बैठक की खबर है, ये हम लोगों का विश्लेषण नहीं है। इसी तरीके से अगर आप आज का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें, तो उसमें साफ तौर पर लंबी खबरें हैं। इसमें भाजपा कम मतदान को लेकर चिंतित है। अगर कम मतदान भाजपा के लिए खुशी की बात है, अगर वास्तव में बात यही है कि भाजपा के विरोधियों का मतदान नहीं हो रहा है, भाजपा का पूरा मतदान हो रहा है, तो उनको चिंता की क्या वजह है? फिर उसमें उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। उनमें तमाम नेताओं के नाम लिए बिना इन्वर्टेड कॉमास में बयान है अंग्रेजी के 2 अखबारों में, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो स्थानीय एमएलए हैं वो चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे। जो एमएलए है वो चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहा है, और जिस सांसद का टिकट कट गया है वो घर पे बैठा हुआ है, वो लोग खुद ही कह रहे हैं। तो जो सांसद है, यानी 2 बार से भाजपा का सांसद रहा है, वो भाजपा की बड़ी हस्ती हुआ ना, उसका एक अपना दायरा भी होता है। हमेशा एक सांसद का कुछ ना कुछ दायरा तो बन ही जाता है, और 10 साल तक सांसद रहेगा तो उसके कुछ समर्थक होंगे, उसकी जाति के कुछ लोग होंगे, मतलब उसकी एक राजनीतिक दुनिया होती है
जो उसके इशारे पे काम करती है वो घर बैठा हुआ है। उसके जितने भी वो राजनीतिक दुनिया है वो निष्क्रिय भी, उसको मान के चलिए वो निष्क्रिय घर में बैठी हुई है। जब एमएलए नहीं चुनाव प्रचार कर रहा है तो एमएलए की जो अपनी दुनिया होती है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, उसकी अपनी जाति समुदाय होता है, उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो सब निष्क्रिय बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूं कि भाजपा में कहां कहां चीजें निष्क्रिय बैठी हुई हैं। अब मध्य प्रदेश का जो चुनाव प्रभारी है वो कह रहा है कि 2 माह से 370 नेताओं की टीम लगा रखी है, फिर भी जो छोटे छोटे बुनियादी काम जो हैं ये काम भी नहीं हो रहे हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको अपनी संगठन शक्ति पे बड़ा गर्व है और बार बार हर चुनाव में उसने अपनी संगठन शक्ति का प्रमाण भी दिया है। पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर काफी सुस्ती देखी जा रही थी, इसमें सुस्ती उदासी भाजपा में काफी अनमनापन देखा जा रहा था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि भाजपा ने अपनी संगठन के दम पर वोटरों को निकाला और कांग्रेस इस मामले में मध्य प्रदेश में फ्लॉप रही। यहां तक कि कमलनाथ की वजह से कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार था, जो बूथ मैनेजमेंट था, मतदान के दिन का जो मैनेजमेंट था, उसमें पैसे का भी अभाव रहा, उनके पास संसाधन भी नहीं पहुंचे, जिसकी जिम्मेदारी लोग कमलनाथ पे लगाते हैं। और कांग्रेस के एक प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो एक खुलेआम इस बात को कह दिया था, इसकी वजह से कमलनाथ ने उनकी शिकायत की और उनको फिर मंच से हटा दिया गया। बाद में जैसे ही कांग्रेस हार गई मध्य प्रदेश में, फिर आलोक शर्मा की दोबारा वापसी हुई। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है, कुछ भी नहीं। तो भाजपा संगठन में विपक्ष की सभी पार्टियों से बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो उसकी बढ़त है संगठन के जरिए, इस चुनाव में पहले 2 चरणों में उस बढ़त ने भाजपा को लाभ जितना पहुंचाना चाहिए था उतना लाभ नहीं पहुंचाया। ये तो मैं केवल भाजपा के संगठन की बात कर रहा हूं। अब आइए आप मतदाताओं के ऊपर। मतदाता कम वोट डाल रहे हैं। मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार। जाहिर है कि 400 पार, अगर मोदी जी के नारे में भरोसा किया होता तो 400 पार पहुंचाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो मतदाताओं में थोड़ा बहुत तो उत्साह दिखाई देना चाहिए था, जबकि कम हो रहा है उत्साह। अच्छा, अब इसके जो मोदी के समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं उन तर्कों को मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं। पहला तर्क यह है जो कल ही दिया गया कि मोदी के समर्थन में एक साइलेंट वेव चल रही है। अब इस चीज का कोई इस तर्क के मुकाबले कोई बहस ही नहीं की जा सकती। एक ऐसी वेव चल रही है जो सुनाई नहीं पड़ रही है, जाहिर है सुनाई नहीं पड़ रही है तो दिखाई भी नहीं पड़ रही है, तो वो खामोश लहर है और अदृश्य लहर है। अब उसका पता 4 जून को लगेगा। दूसरा तर्क यह है कि विपक्ष के लोग वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, उन्हें पता है कि मोदी को नहीं हराया सकता, इसलिए वो घर पे बैठे हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर भाजपा के अंदर बेचैनियां क्यों हैं? और उन बेचैनियों के कुछ प्रमाण है। एक प्रमाण छोटा सा, मध्य प्रदेश जैसी जगह में उसका चुनाव प्रभारी कह रहा है, जो प्रदेश स्तर का नेता है, वो मैंने आपके सामने उस प्रमाण को रखा अभी। और ये जो कहा है, जो कल मेरे सामने सवाल रखा था आनंद वर्धन जी ने कि भाई ये 10 दिन का गैप क्यों दिया गया। अब उनकी आज की बात सुन के मुझे समझ में आने लगा है कि 10 दिन का गैप क्यों दिया गया। 10 दिन में भाजपा अपने कील कांटे को दुरुस्त करेगी जो गड़बड़ा गया है। ये जो कील कांटा गड़बड़ा गया है, इसी कील कांटे को जिसको वो नई हर व्यवस्था की क्रॉस चेकिंग कह रहे हैं, वो इस कील कांटे को 10 दिन में दुरुस्त करेगी। क्योंकि देखिए, तीसरे चरण में जैसा कि आनंद जी ने बताया 84 सीटें दांव पर हैं। इसमें 12 सीटें एनडीए घटक दलों की हैं और 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। अगर यहां पे अच्छा प्रमाण नहीं निकला, अच्छा नतीजा नहीं आया, तो भाजपा तकरीबन चुनाव हार जाएगी। मतलब बहुमत से नीचे तो आ ही जाएगी, फिर कितना हारेगी तो बाद में तय होगा। तो ये संकट भाजपा के सामने है। विपक्ष को इस संकट का कितना लाभ मिल रहा है, भाजपा को उसका कितना नुकसान हो रहा है, इन सब चीजों की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इन सब चीजों का पता ठीक पता लगाने के लिए हमारे पास कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसको पता लगाने का। कुछ संकेत जरूर हैं और वो संकेत बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो अनपेक्षित थी, जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। ना मैंने अनुमान लगाया था, ना भाजपा के समर्थकों ने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा। मतलब इसीलिए उन्हें इस तरह के तर्क देने पड़ रहे हैं कि अब एक तर्क ये दिया गया कि जहां पर कंटेस्ट है, यानी जहां पर प्रतियोगिता कड़ी है, वहां पर वोट प्रतिशत ठीक है। जहां पर कंटेस्ट नहीं है, वहां पर भाजपा का मतदाता सुस्त है और विपक्ष का मतदाता पस्त है।
इस प्रकार के तर्क भी दिए जा रहे हैं। तो अब अगर वास्तव में केवल एक तरह की सुस्ती है, तो उस सुस्ती का भी भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। सुस्ती का लाभ तो हो नहीं सकता भाजपा को। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, अब आप देखिए 190 सीटों में 95 सीटें बीजेपी की थी, जो जिन 190 सीटों में चुनाव हो चुका है। तो बहुत कुछ, सारा कुछ तो भाजपा के लिए होता है, दांव पे लगा हुआ है। अभी तो 95 सीटों में 84 सीटें भाजपा की, भाजपा को दांव पे लगेंगी। तो नुकसान फायदा तो भाजपा को कितना हुआ, यही तरीका तो है देखने का, और क्या तरीका देखने का है। खोने के लिए तो भाजपा के सामने समस्या है, विपक्ष के पास तो विपक्ष और क्या खोएगा, वो तो पा ही सकता है दोबारा। आनंद सर, किस तरह के नुकसान की संभावना आप 2 चरणों में देख रहे हैं? जो पिछले सवाल में आपने कहा था कि आगे आप थोड़ी इसकी चर्चा करना चाहेंगे, तो अगर हम ये सवाल रखें तो क्या जवाब होगा आपका? कितना नुकसान है, कहां पर नुकसान है? नहीं, मैं सिर्फ 4 राज्य की हम लोग बात कर लें, क्योंकि तब दर्शकों को भी समझना आसान हो जाएगा और हमें भी। केवल 4 राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य मिलके पिछले चुनाव में, राजस्थान मतलब 0 थी कांग्रेस, महाराष्ट्र में 5 सीटें इंडिया गठबंधन की थी, 1 कांग्रेस और 4 एनसीपी। हालांकि वो एनसीपी अब आज उनके साथ नहीं है, वो भी टेक्निकली वो जो एमपी हैं उसमें से 1 छोड़ के, सुप्रिया सुले को छोड़ के 3 अजीत पवार के साथ चले गए थे। कर्नाटका 1 था और उत्तर प्रदेश में 5, मैं इसलिए मान रहा हूं 5 अखिलेश यादव जी और 1 कांग्रेस, 6। कुल 12 सीटें इन 4 राज्यों में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पास थी। आप गई बीती हालत, मैं कह रहा हूं, आप मतलब बीजेपी के भी किसी उससे पूछ लीजिए कि राजस्थान में इस बार मिनिमम सीटें कितनी आएंगी भाजपा कांग्रेस की। मैं उसको मतलब ऐसे ही आपसे एक रफ फिगर दे रहा हूं, 10। मेरे पास हालांकि राजस्थान में सबसे बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। महाराष्ट्र में जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि अगर नितिन गडकरी का इलेक्शन फंसा हुआ है, अगर विदर्भ से जहां पे भाजपा या शिवसेना और इनका जो एरिया, वहां से जब इनको मुश्किल हो रही है, तो 48 में 24 भी मान लीजिए। कर्नाटका में हालांकि कर्नाटका में मेरे हिसाब से मेरा अभी भी ये मानना है कि सीतारमैया और डीके शिव कुमार की जो जोड़ी है, वो कांग्रेस के लिए उससे अच्छा वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे वो सब खेल रहे हैं, कि एक हिटर है और एक रोक के खेल रहा है, और नीचे डाउन दी ऑर्डर में उनके पास खड़गे जी बैठे हुए हैं द्रविड़ की तरह, कि अगर कुछ दिक्कत हो रही तो मैं संभाले हुआ हूं। कर्नाटक में आप 28 में गई बीती हालत में, मैं गई बीती हालत कह रहा हूं, 16 सीटें भी अगर दे दें। उत्तर प्रदेश में गई बीती, अभी तक जो इलेक्शन हुए हैं 16, उसके जो नाम से बता सकते हैं, कम से कम 6 से 7 सीट ऐसी हैं जहां पे बड़ी बढ़त है। ये कोई नहीं है कि फंसी हुई सीट है। जैसे लोग तो मथुरा की सीट को भी फंसा हुआ कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं मथुरा में अभी भी मान रहा हूं कि हेमा मालिनी जी अंतोगत्वा जीत जाएंगे, लेकिन लोग उसको भी फंसा हुआ कह रहे हैं। मेरठ में राम जी जो हैं, वो जिस दिन वो हुआ उसी दिन शाम को राम जी चले गए अयोध्या की जगह, वो निकल लिए बंबई। शाम हमको पैक करके राम जी, मतलब ये तो इतने, मतलब ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और इसीलिए देश का जो सत्यानाश हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये है। अरे भाई, कोई भी पॉलिटिकल आदमी इलेक्शन हो जाता है तो वहां बैठता है और लोगों को समझाता है, ऐसी थोड़ी जल्दी होती है भागने की। अब उनको जीन्स और ये सब पहनने की जल्दी रही होगी, टी शर्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी जाए और जीन्स में घूमे, तो वो भाग लिए हैं, राम जी वहां से भाग लिए। मेरठ में मेरठ में बिल्कुल कोई दूर दूर तक चांस नहीं है राम जी के जीतने का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर 25 सीट भी मान लीजिए, ये कुल हो रही है 75, इन 4 राज्यों में थी 12, मैं मिनिमम 75 बोल रहा हूं। आज की तारीख में जो मुश्किल हो रही है, बीजेपी को इसका समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हम जवाब कैसे दें। आप अगर खुद देखिए कि ये जो कह रहे हैं, मैं अभय जी की इस बात से मान रहा हूं कि साइलेंट है, लेकिन मैं अपने उन दोस्त मित्रों से, कल मैं अपने किसी एक मित्र जो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, व्यापार संगठन में कुछ है, मतलब उसके हिसाब से चलता है, कुछ उससे मैं मिला था। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो बीजेपी का बड़ा सपोर्टर है, मतलब झंडा डंडा लेके सब चलता है। अरे यार, अब ये तो 4 तारीख को देखा जाएगा, अभी अब वो इस पे उतर आए हैं कि नहीं अभी नहीं, 4 तारीख को देखेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो साइलेंट वोटर है, ये 3 या 4 फेज, तीसरे फेज के बाद ये मुखर होना शुरू हो जाएगा बीजेपी के अगेंस्ट। बीजेपी के अगेंस्ट का जो
जो अभी तक हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा उतने तरह से, वो तीसरे चरण के बाद जब आधी से ज्यादा सीटों का चुनाव हो चुका होगा, तब ये मुखर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो अभी है ना कि 4 तारीख को देखेंगे, अब वो अनमनापन भी वो भी हटेगा। और मेरा अपना मानना यह है कि आप एक चीज देखिएगा, वोट परसेंटेज भी मेरे हिसाब से आगे आने वाले उसमें उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस दिन ये तय हो जाएगा, कांग्रेस 2% की पार्टी को आज खड़ा कर लिया कांग्रेस ने अपने को, 2-2, 3-3। इमरान मसूद अगर सहारनपुर से जीतने की बात कर रहे हैं, दानिश अली का इलेक्शन फंसा हुआ है अमरोहा में, लेकिन लोग कहते हैं अंतोगत्वा जीत जाएंगे। मैं सिर्फ उन सीटों की बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने 2% जिसको वोट मिले थे अभी 2 साल पहले, वो अगर खड़ी होके अपने को अखाड़े में उसने कम से कम ये कर लिया कि मैं भी अखाड़े में खड़ा हुआ हूं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और एक बार अखाड़े में अगर खड़े हो गए तो उसके पीछे ताली बजाने वाले लोग हैं वो आने ही वाले हैं। राहुल गांधी, और मेरा एक बड़ा इसका चेंज होगा जिस दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जैसे उम्मीद कर रहे हैं, इन दोनों लोगों का कैंडिडेचर अनाउंस होगा। नहीं अनाउंस होता है तो वो खराब भी होगा, ये भी मैं बता दूं। लेकिन अनाउंस हो जाता है तो ये जो भी इनके पक्ष में हवा अभी बहना शुरू हो रही है, नहीं हो रही, उसमें गति तो आएगी। क्योंकि अखिलेश यादव जी के कन्नौज से लड़ जाने से एक बहुत बड़ा वर्ग एक समय ज्यादा अपने को उत्साहित महसूस कर रहा है। कमल जी, उसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आपको उसको जानकारी हो तो, आखिर कल घोषणा क्यों नहीं हो पाई? सीईसी की मीटिंग थी, कहा गया खड़गे साहब डिसीजन लेंगे। मेरे ख्याल में वो उसको और लेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसका बिल्कुल स्पष्ट वो है, वो राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी को जितने दिन टाल सकते हैं उतने दिन टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो हुआ, वो स्मृति ईरानी तो अब उनके पीछे लगी जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी को टालने के चक्कर में है, और शायद राहुल गांधी इस उसमें है कि वो अनाउंस खुद ही करें आके, बनिस्बत वहां से कुछ सीटों। अब वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, उनको लगता है कि शायद उससे इम्पैक्ट, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, अभी तो 3 तारीख तक नॉमिनेशन है दोनों सीट पर। अभी सर, आज पी चिदम्बरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, वो हर हफ्ते लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें डाल दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि दो इस सवाल के पहलू हैं। एक तो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की कोशिशों से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के बजाय कांग्रेस के घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है? और दूसरी, क्या जो एक लाभार्थी जो एक शब्द था जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता था मोदी जी की सफलता को मापने के लिए, क्या वो एक तबका अब काफी प्रभावहीन हो चुका है, या कांग्रेस ने एक भविष्य के लाभार्थी बनाने की एक योजना प्रस्तुत कर दी है? कैसे देख सकते हैं? ये आपने जो बात कही है, अभी 1 घंटे पहले मैं इसी प्रश्न के ऊपर सोच रहा था कि लाभार्थियों की वो जाति कहाँ गई, जिसका अमित शाह जिक्र किया करते थे कि हमने लाभार्थियों की एक जाति खड़ी कर दी है। मुख्यमंत्रियों के जो लोकप्रिय और बार बार सत्ता में आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भी अपने लाभार्थी होते हैं, उनका भी अपने लाभार्थी मॉडल था। तो मैं हमेशा मानता रहा हूं कि लाभार्थी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी नरम हो सके। लाभार्थियों, हर पार्टी जानती है कि किसी को अगर लाभार्थी उन्होंने बनाया है तो गारंटी नहीं है कि उसका वोट उसे मिल जाएगा। कुछ वोट उसका मिलता है उन्हें, हो सकता है कि आधे से ज्यादा वोट मिलता हो, लेकिन आधे से कुछ कम वोट उनके खिलाफ भी जाता है लाभार्थियों का। तो लाभार्थी चुनाव जिताने की गारंटी नहीं कर सकते, इस बात को सब लोग अब समझ गए हैं। लाभार्थी, उनके खिलाफ जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा ना उमड़े, लोग सड़क पे खड़े होकर गाली न देने लगे, हाथ में डंडा लेके उनके कार्यकर्ताओं को खदेड़ने न लगे, और पूरी व्यवस्था संकट की शिकार न हो जाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के आदेश पर लाभार्थी बनाए गए हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिमाग की खोज नहीं है। ये विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन द्वारा बताया गया फार्मूला है, जो मनमोहन सिंह सरकार को बताया गया था। अगर वो जीत जाते 2014 का चुनाव, तो वो भी लाभार्थी बनाते इसी तरीके जैसे नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी बनाए। इसलिए ये मानना कि लाभार्थियों की वजह से कोई चुनाव जीतने के बारे में सोचता है, ये सब मामला खत्म हो चुका है। इससे केवल एंटी इनकम्बेंसी नरम होती है। और जो आप कह रहे हैं ना, सड़क पर सब बीजेपी को गाली नहीं दे रहा है आज कोई आदमी, इसीलिए गाली नहीं दे रहा है कि भाई लोग लाभार्थी बहुत से हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। लोग सरकार को क्यों गाली देंगे? ऐसी सरकार क्यों गाली देंगे जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है? लेकिन क्या वो उस सरकार को वोट भी देंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो दे भी सकते हैं वोट, उनके दिमाग पे जाति भी। अभी
जाति भी हावी हो सकती है, कोई भी मुद्दा हावी हो सकता है, महंगाई बेरोजगारी की समस्या भी हावी हो सकती है। अभी कल जब मैं एबीपी चैनल पर चर्चा कर रहा था तो हमारे मित्र विनोद अग्निहोत्री ने एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण, एक फिक्रा पेश किया जो एक एनालिसिस करने के लिए हमें काफी मसाला दे सकता है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश और भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि चुनाव को किस तरह सेंट्रलाइज किया जाए, उसको केंद्रीकृत किया जाए, अधिकतम रूप से केंद्रीकृत किया जाए चुनाव को, सब कुछ को मोदी केंद्रित कर दिया जाए। और जनता बड़े स्वाभाविक अंदाज में इस केंद्रीकृत चुनाव को विकेंद्रीकृत करती जा रही है। जनता उसको उत्तरोत्तर डिसेंट्रलाइज कर रही है उसको, यानी सब मोदी के नाम पर ही होगा, मोदी के नाम पर ही लहर चलेगी, विरोध भी होगा तो मोदी का विरोध होगा। इसकी बजाय जनता केवल मोदी के पक्ष या विपक्ष में सोचने की बजाय मतदाता जो है वो अपने तरीके से अपने मुद्दों पर सोच रहे हैं। उसमें जाति का प्रश्न भी है, हमारे आदमी को टिकट नहीं मिला या जो भी हो, मतलब हमको अभी तक क्या मिला, या हमारे इलाके में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या हमको महंगाई बहुत ज्यादा है, या हमारी आमदनी गिर गई है, वगैरह वगैरह बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पर हर व्यक्ति सोच के वोट दे रहा है। अब जैसे कि एक व्यक्ति है जिससे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा किसको किसने वोट दिया, बोला हम तो भाई हमेशा से मोदी के समर्थक रहे हैं, तो हम तो वोट देने गए थे सोच के कि मोदी जी को वोट देंगे, और अंत तक मशीन तक जाते जाते हम ये सोच रहे थे कि मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन आखिर में जाके मैंने साइकिल पे बटन दबा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे वोटर ही सबसे ज्यादा संख्या में हो, लेकिन ये एक टिपिकल बीजेपी समर्थक मोदी भक्त वोटर था जिसने पता नहीं किस अज्ञात शक्ति के कारण जो है जाके अंत में जाके साइकिल पे बटन दबा दिया। तो ये जो स्थिति है ना, ये कई जगह कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी को इस तरह की, प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने मंगलसूत्र कांड किया है नरेंद्र मोदी ने, इससे इनकी छवि के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ बट्टा लगा है। और जैसा कि इनके बचाव में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने रणनीति कुशल हैं कि 7 चरणों के चुनाव में उन्होंने 7 मुद्दे सोच रखे हैं। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार का था, पहले चरण के लिए था। दूसरा मुद्दा मंगलसूत्र कांड था, दूसरे चरण के लिए था। अब तीसरे चरण के लिए वो दूसरा मुद्दा खोज के निकालेंगे, तब हम तीसरा मुद्दा खोज के निकालेंगे, चौथे चरण में फिर नया मुद्दा लेके आएंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीतिक मानस है इस वक्त, वो किस तरीके से खंडित हो चुका है। वो खंड खंड करके सोच रहा है वो। अच्छा, आप इस चीज का, अगर ये जानबूझ के हो रहा है, कोई कभी कभी क्या होता है कि अनभिप्रेत तरीके से अनजाने में कोई रणनीति बन जाती है और वो लागू हो जाती है और फायदा भी पहुंचा देती है, मतलब उसके पीछे बड़ा एक सुचिंतित डिजाइन नहीं होता, मतलब जो है पहले सोच के नहीं रखी। तो ये सब चीजें भाजपा ने पहले सोच के रखी थी, या अचानक मजबूरी बस परिस्थितियों वश भाजपा को बार बार जो है इनोवेट करना पड़ रहा है, नवाचार करना पड़ रहा है, नई नई बातें सोचनी पड़ रही हैं। तो ये सब सवाल बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव, जो जिसके बारे में बड़े गर्व से लोग कहते थे कि मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी 2029 के लिए है और निगाह 2047 पे है, ये सब बोला है। मोदी जी खुद भी बोलते थे इस तरह की बात। अब तो मुझे लग रहा है कि भाजपा के जो तमाम समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि हाँ 272 और 280 के बीच मिल जाएंगे। कुछ थोड़ा संकोच की बात करें, नहीं 300 भी मिल सकती हैं, फिर कहते हैं हो सकता है 210 कम रह जाए, 262 रह जाए। मतलब इस तरह की बातें जो है वो होने लगी हैं, और इन चीजों के सब इसी तरह के कयास वगैरह ही लगते हैं। कोई ठोस तो प्रमाण सहित तो कोई बात आ नहीं सकती। आनंद सर, ये नरेंद्र मोदी का एक बयान में देख रहा था जो उन्होंने कल शायद गोवा में दिया, भाषण में ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया है कि हम संविधान के साथ कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो क्या ये जो दुष्प्रचार बोले या आशंका बोले, ये भी भाजपा के गले की हड्डी बन चुकी है इन चुनाव में? जी, मैं उस पे आऊं उससे पहले मैं एक दो चीजें और ऐड कर दूं जो पिछली बार। एक तो जो अभय जी ने कहा ना मध्य प्रदेश, अभय भाई मैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गया था, 2 बार गया, 5-5, 7-7 दिन रहा। मैं अभी भी मानता हूं कि वहां पे जो सबसे बड़ा स्विंग था या सबसे बड़ा गेम वो शिवराज सिंह चौहान थे, क्योंकि जहां जहां मैं गया था वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में उनकी जबरदस्त गुडविल थी और उन्होंने उस चुनाव को बिल्कुल ठीक से लड़ा था। अब बीजेपी की जो भी अपनी अंदरूनी वो हो कि मोदी के समकक्ष या मोदी के बराबर किसी को खड़ा नहीं करना है, वो इस चुनाव से करीब करीब 1 सीट तक सिमट के रह गए हैं। दूसरा जो आपने चीज कहा ना कि लोग घर, मैं 2 जगह का लोगों को याद दिला दूं। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल साहब 2 या 3 बार के एमपी हैं,
वरुण गांधी पीलीभीत से, उनकी मां 6 बार की एमपी, वो 2 बार के एमपी, 8-8 बार के एमपी हैं। और आप एमपी छोड़ दीजिए, घर में किसी के कोई प्रधान हो जाता है ना, चुनाव में उसको भी पकड़ के लाया जाता है कि 10 साल पहले इनके जो पिताजी थे वो प्रधान थे, तो उसकी भी अहमियत मानी जाती है कि इनका कुछ प्रभाव क्षेत्र होगा। राजेंद्र अग्रवाल को क्या किसी ने कहीं पे भी कोई प्रचार करते हुए देखा? वरुण गांधी को क्या कहीं पे किसी ने कोई भी प्रचार करते हुए देखा? इन लोगों को घर पे बिठा दिया गया है। मैं एक चीज और बता दूं, जो गुस्से की बात कह रहे हैं अभय जी, उत्तर प्रदेश में संजय निषाद, जिनके लड़के प्रवीण निषाद हैं, जो संत कबीर नगर से एमपी हैं, वो संत कबीर नगर में अपने लड़के की कंस्टिट्यूंसी में एक बारात में जाते हैं, बहस होती है और पीटे जाते हैं। उन्होंने खुद ही एफआईआर कराई, मैं नहीं कह रहा हूं कि संजय निषाद जी का अपने आप एफआईआर कराया कि मुझे, और वो खुद मंत्री हैं, मंत्री जी की पिटाई लोग करते हैं। तो जो गुस्सा है वो किसी के घर की जमीन की लड़ाई नहीं थी, वो शुद्ध राजनीतिक बात वहां हो रही थी कि आपने काम किया नहीं किया, और उसी पर उनकी पिटाई हो गई, जिसकी एफआईआर उन्होंने लिखी है। अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं, जो 400 पार है, 400 पार पे इनको ऐसा लगा था कि एक्चुअली क्या है कि मोदी जी की एक समस्या है। मोदी जी ने जो एक ये उनके आईटी सेल ने और मोदी जी ने मिलकर एक जो जिन्न खड़ा कर दिया है, जिसको आप हैवान कह लीजिए, शैतान कह लीजिए, उन लोगों को भी आपको कुछ देते रहना है। अगर आप उनको फीड नहीं करेंगे तो वो आपको खाने लगेंगे। उनकी फीडिंग के लिए 400 पार 400 पार 400 पार किया गया था। फिर उस 400 पार में, क्योंकि प्राइवेटली तो आपने बात कही थी, आपने अपनी इंटरनल मीटिंग्स में आप कहा कि भाई संविधान को बदलना आवश्यक है इन कारणों से, और फिर आपने, मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा तो अगले 90 दिन का एजेंडा ऑलरेडी, 100 दिन का एजेंडा ऑलरेडी तैयार है। और उन्होंने ये भी बताया था कि 2019 में उन्होंने 100 दिन के अंदर 370 और ये जो संविधान से रिलेटेड थी, मैंने ये कर दिया था। अब इस बार जब 400 पार है और उनके प्रमुख लोग जब ये बार बार कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, तो संविधान बदलने का जो सबसे पहला कारण समझ में आता है, क्योंकि आरएसएस की एक लगातार एक पोजीशन रही है, एक दिन की नहीं है, आरएसएस की ये शुरू से पोजीशन रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उस आरक्षण को लेके बिल्कुल लोगों में डर है, मैं गुस्सा नहीं है, लोगों में डर है, और लोग ये कन्विंस हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो आरक्षण होगा। आप मुझे जिन लोगों का थोड़ा बहुत, मैं ये कहूंगा कि पब्लिकली नहीं, लेकिन वैसे कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिन दलित नेताओं का, वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको कहना पड़ रहा है कि भाई अगर ये संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने की बात है। कल मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव जी की एक मीटिंग में वो एक छोटे बच्चा, मतलब एक यंग बच्चा 14-15, वो कुछ बाबा साहब अम्बेडकर बन के खड़े हो, अब खड़ा कर दिया जा रहा है उनके हर उस पर याद दिलाने के लिए कि संविधान संविधान संविधान। तो ये तो मोदी जी ने खुद ही हिट विकेट हो रहे हैं। अगर मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, मोदी जी मंगलसूत्र कर रहे हैं, तो अगर हिट विकेट कोई हो रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है, कभी एक गलती हो सकती है, लेकिन ये तो लगातार गलती करते जा रहे हैं। मैं अभी भाई एक चीज और आपसे जरा पूछना चाहूंगा, मुझे एक चीज और लगती है कि शायद हमने पहले बात की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं, कि एक व्यक्ति का नाम जब हिस्ट्री लिखी जाएगी नहीं लिखा जाएगा। मोदी जी का जो ब्रह्मास्त्र था वो राम मंदिर था, उसकी तैयारी 2 साल से कर रहे थे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सुबह लाल कपड़ा पहनेंगे, फिर पीला कपड़ा पहनेंगे, फिर टोपी लगाएंगे तो साफा बांधे, ये सब तैयारी चल रही थी 2 साल से। ड्रेस डिजाइनर, ये डिजाइनर, पैदल चलेंगे, धोती पहनेंगे तो कुर्ता पहनेंगे, ये सब ड्रेस सब कुछ चक था। उस पूरे उस पे, अच्छा वो हिंदू का अपने को ठेकेदार तो मान ही लेंगे, हिंदू धर्म के ठेकेदार वो हैं। उस ठेकेदारी में जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा पंचर नहीं, उसका टायर ही फाड़ दिया, उनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जब ये हरकतें कर रहे थे मोदी जी, उस पे जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि भाई ये हिंदू धर्म के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी एक बड़ा काम किया। कहीं उसके बाद आप शंकराचार्य का नाम भी आज नहीं सुन रहे हो, उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी जी के इस दावे को कि हिंदू धर्म का सारा ठेके के सोल और प्रोप्राइटर ठेकेदार वो हैं, उससे उन्होंने हवाई क्या निकाल दी, वो तो बिल्कुल फ्लैट हो गया। अभय जी, मैं इस पे भी जरा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा मुद्दा था जो अब बात ही नहीं हो रही। देखिए, एक तो ये नुकसान हुआ जिसका भी आपने जिक्र किया, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। उस दौरान लगातार मैंने इस बात को रेखांकित किया था
कि शंकराचार्य की जो आलोचना है, इस आलोचना का मोदी जी को भले ही फौरी नुकसान न दिखाई पड़े, लेकिन इसका एक दूरगामी नुकसान होगा। कमल को भी याद होगा, मैंने कहा जरूर होगा। इसका एक और नुकसान हुआ है जो पकड़ में नहीं आया है किसी की, जिसको हमारे मित्र लोग कहते हैं कि मोदी जी के पक्ष में साइलेंट लहर है, तो बहुत सारे साइलेंट नुकसान भी हैं, मतलब है। वो ये है कि उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में एक व्यक्ति को, जो हमेशा सर्वोच्च शीर्ष पर रहता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघचालक, उसको दूसरे नंबर पर धकेल दिया गया पूरी प्राण प्रतिष्ठा में। जो मोहन भागवत हैं, भारतीय जनता पार्टी के, मतलब सरसंघचालक की हैसियत ऐसी होती थी कि अगर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैसियत का व्यक्ति भी कुछ कहता है तो बुला के वो झंडे वालान पे बैठ के उसको बौद्धिक देते थे कि अब आप जो है वो होश में आ जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बाबरी मस्जिद के गिर जाने के ऊपर थोड़ा सा दुख जताया था, तो रज्जू भैया ने उनको बुलाकर वहां पर झंडे वालान में एक तरह की, जिस बच्चे को समझाया जाता है, समझाइश दी जाती है, लताड़ दी जाती की थी, बहुत मशहूर हुई थी घटना। वहां समझ के गए, फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण था अटल बिहारी वाजपेयी। तो सरसंघचालक की ये हैसियत है। भाजपा के अध्यक्ष वगैरह उनके बच्चे की तरह होते हैं। जब भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो सरसंघचालक बुला के कहते हैं ये काम करना है आपको वहां जाके। ये अब जगत प्रकाश नड्डा उस प्रकार के अध्यक्ष नहीं है, वो भाजपा उस सरसंघचालक द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं है, बल्कि मोदी जी द्वारा नियुक्त अध्यक्ष। तो मोदी जी ने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूसरे दर्जे पे धकेला है, जिसका बिल्कुल साफ तौर पे जो दिखाई पड़ रहा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, पहली बार सारे देश ने ये सीन नजारा देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक की हैसियत अब 2 नंबर पे चली गई। नंबर 1 पर कौन है? उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये इस चीज ने आज जो संघ के स्वयंसेवक मुरझाए हुए हैं, जो पूरे जोश के साथ में मोदी को जिताने के लिए काम नहीं कर रहे, और इसको पलटवाने के लिए मोदी जी नागपुर गए थे और वहां भी उनको बहुत ही ठंडा स्वागत मिला अपना, है। वो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो सारे देश में प्रसारण हुआ, जिसको मोदी जी अपने मुकुट में लगी हुई कलगी के तौर पे देखते होंगे, हैं, उससे ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि संघ और नरेंद्र मोदी के बीच का संबंध, जो पहले से ही अनमने किस्म का संबंध था, मजबूरी का संबंध था, वो संबंध नकारात्मक हो गया है। अब संघ के स्वयंसेवकों को कोई रुचि नहीं है इस सरकार को जो है वो अब आगे। भाई संघ का स्वयंसेवक की निष्ठा तो मोहन भागवत में निष्ठा है, उनकी नरेंद्र मोदी में निष्ठा तो ही ना है। खासतौर से उन स्वयंसेवकों को छोड़ दीजिए जो भाजपा में चले गए हैं, वो तो भाजपा ही नेता हो गए हैं, लेकिन जो अभी भी संघ में ही है और भाजपा से उनका उस तरह से रोजमर्रा का लेन देन नहीं है, वो तो उनकी निष्ठा तो सरसंघचालक के प्रति है। परम पूजनीय कहते हैं वो, बिना परम पूजनीय शब्द का इस्तेमाल किए हुए कोई सरसंघचालक का नाम नहीं लेता संघ में। जी मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दूं अबे भाई, मैं एक चीज जोड़ दूं, असल में केवल 2 नंबर पे नहीं ढकेला गया। अगर आप वो देखिए हमारे घर में हम और आप भी पूजा कराते हैं, और ये आपको पता है जो पंडित जी पूजा करने आते हैं वो शायद इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से आपसे कमजोर हैं। आपके पास अगर 100, मतलब मैं एक ओवरऑल किसी भी एवरेज जो पंडित जी पुरोहिताई का काम करते हैं, वो आपकी तरह से और आपके तरह से शायद उस स्थान पे नहीं है, लेकिन उनको भी आप ऊंचा आसन देते हैं, उनको भी आप ज्यादा सम्मान देते हैं। वहां पे आसन भी अगर आप देख लीजिए तो मोदी जी ने अपने लिए बड़ा आसन कर लिया था, मोहन भागवत को छोटे आसन में बिठाएगा, और ये चीजें मैटर करती हैं। आप अगर आनंदीबेन पटेल को वहां ला रहे थे एज गवर्नर, तो आप राष्ट्रपति को क्यों नहीं लाएंगे? तो ये सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात की हैं और आपके पुराने उनकी जान पहचान बहुत अच्छी है, इसलिए आप उनको आनंदीबेन पटेल को ले आएंगे? तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं, दबी जबान में कही जा रही हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा रही हैं। मंगल सूत्र की बात तो करने से उन्होंने, जिस पिछले 10 साल में मोदी जी की पत्नी का नाम नहीं सुना गया था, अब उनके ऊपर कितने प्रश्न लोग लगा रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, और उनके पास कोई उसका जवाब नहीं है। भाजपा के किसी व्यक्ति के पास उसका जवाब नहीं। कमल जी, एक आखिरी सवाल जिस पर मैं आप दोनों लोग की टिप्पणी चाहूंगा कि जो तीसरा चरण होने वाला है, या फिर चौथा, पांचवा, छठा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश और बढ़ेगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और ज्यादा इमोशनल होकर, एक इमोशनल कार्ड जो खेलते हैं दुखी होकर, वो खेलेंगे। चुनाव आगे किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? अभय सर। भाई राहुल गांधी ने एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी कर दी है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि किसी भी दिन ये मंच पे फूट फूट कर रोने लगेंगे।
पहले से राहुल गांधी ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। तो देखिए राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होती है कि नहीं होती है। मोदी कई बार आंसू अपने टपका चुके हैं। देखिए याद कीजिए कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी ने ये दांव खेला था कि मुझे कितनी गिन के बताया था, कितनी 92-93 में भूल गया हूँ आंकड़ा, ये कौन सी गालियां दी गई हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए ये सब अब कुछ चलने वाला नहीं है। मैं शुरू से कहता हूं कि मोदी जी को चाहिए था कि वो लगातार लोगों के सामने ये बात रखते कि इस देश को मजबूत 5 साल राजनीतिक स्थिरता मेरे नेतृत्व में ही दी जा सकती है। विपक्षी किसी पार्टी में दम नहीं है कि 100 सीटें भी कर ले आए। ऐसी कोई सरकार इसमें एक 100 सीटों वाली पार्टी भी ना हो, वो सरकार बेकार सरकार होगी, वो अव्यवहारिक सरकार होगी। मोदी जी ने ये बात लोगों के सामने नहीं रखी। वो दूसरे चक्करों में फंसे हुए हैं। मोदी जी को अपनी कुछ सकारात्मक उपलब्धियां रखनी चाहिए थी और ये दावा देना चाहिए था कि राजनीतिक स्थिरता इस देश को मैं ही दे। एक आध बार उन्होंने शुरू में ये बात कही है, लेकिन वो बाद में फिर दूसरे चक्करों में फंस गए। वो इस चुनाव में जज्बात का इंजेक्शन लगाने के चक्कर में फंस गए और उस चक्कर में कम से कम उन्होंने 2 चरणों तक तो अपना नुकसान कर ही लिया है। अब देखना ये तीसरे चरण में वो इस बाजी को कैसे पलटते हैं। आनंद सर आपकी इस पर कोई टिप्पणी? नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूं जो अभय जी कह रहे हैं उसी को। मोदी जी शायद जगह चीजें गलत उठा रहे हैं, क्योंकि जब वो उठाते हैं तो वो एक उंगली करते हैं ना तो 4 उंगली उनकी तरफ आ जाती हैं। मैं एक छोटा उदाहरण और दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के ऊपर एक अपना निर्णय दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी पर से का कोई लेना देना नहीं था। भाई ठीक है, विपक्ष। अब मोदी जी ने देख से कहा कि देखा ऐसा तमाचा मारा है, ऐसा तमाचा मार, अब तमाचा अरे अगर वो तमाचा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपका क्या किया गया था? लठ से पीटा गया था क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पे निर्णय तमाचा है तो इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय तो फिर आपको लठ लेके पीटा गया था। तो मेरा कहना यह है कि ये मोदी जी जो को लगता है ना कि मैं कुछ भी कह के आई विल गेट अवे विथ इट, मैं कुछ भी कहूंगा और लोगों को मैं बेवकूफ बना लूंगा, वो अब नहीं चलने वाला है। अगर सही में भी, अब मुश्किल क्या है, सही में भी इस देश में इस समय कोई आक्रमण हो जाए तो लोग ये मानेंगे कि वो मोदी जी ने करवाया। ये मोदी जी ने अपनी गारंटी कह के अपनी स्थिति ये कर ली है कि अगर कहीं कुछ भी इस देश में इस समय खराब होगा अगले 10-30 दिन में, तो ये माना जाएगा कि मोदी जी द्वारा प्रायोजित है वो। कमल जी, आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम इस बात पर नजर रखेंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और आनंद जी और अभय जी से इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। आप दोनों लोगों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम फिर मिलते हैं अगले